जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इसमें मौजूद एक्सरसाइज के तमाम एमसीक्यूज को प्रॉपरली और सीक्वेंसली और कॉन्सेप्टली जो है हल करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम जान पाएँ कि इनके सही आंसर्स क्या हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहला अगर हम एमसीक्यू देखें, इसमें लिखा हुआ है एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर बिकॉज। एटम्स आपस में रिएक्शन करते हैं, क्यों? दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे वांट टू बी सस्टेनेबल, दे वांट टू डिस्पर्स। तो स्टूडेंट्स, नो डाउट अट्रैक्शन भी होती है जब अपोजिट चार्जेस होते हैं, और समटाइम्स शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इनके पास होते हैं। लेकिन रिएक्शन का सबसे बड़ा एक मकसद है, ये भी मकसद है नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ा मकसद है दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी। डेफिनेटली वो स्टेबिलिटी की खातिर ही रिएक्शंस जो हैं, एटम्स जो हैं वो रिएक्शंस कर रहे होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। An atom having 6 electrons in its valence shell will achieve noble gas electronic configuration by। अगर एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो किसी नोबल गैस को फॉलो करना चाह रहा है, तो डेफिनेटली नोबल गैस के पास तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास अब 6 हैं, तो डेफिनेटली वो 2 इलेक्ट्रॉन्स और गेन कर लेगा ताकि 8 पूरे कर ले। सो गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू बी अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ चलें, सेइंग कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ देखें तो कौन से इलेक्ट्रॉन सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखो, नोबल गैसेस के नंबर आते हैं, जिस तरह दूसरे नंबर पे हीलियम है, 10वें नंबर पे नियॉन है, 18वें नंबर पे जो है वो आर्गन है। इस तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होंगे एटम के पास, वो हीलियम नोबल गैस है, तो वो एक स्टेबल होती है नोबल गैस। डेफिनेटली डोंट रिएक्ट विद एनी अदर एटम्स। तो नियॉन जो है बेसिकली आप कह लो कि वो भी रिएक्शन नहीं करेगी। 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, आउटर शेल में 8 होते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कम्फर्टेबल। सो उसके बाद आर्गन आ जाती है, और आर्गन के पास भी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो स्टेबल होती है। सो दैट्स वाई आप कह सकते हो कि जिसके पास 10, क्योंकि 18 का ऑप्शन नहीं है, ना ही 2 का ऑप्शन है फिलहाल, तो वी हैव द ऑप्शन ऑफ 10 ओवर हेयर। सो सी यानी कि नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल है फिलहाल। अब ये छठे नंबर पे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन में होते हैं, और 12 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में होते हैं। इनकी बात नहीं हो रही है बहरहाल। उसके बाद है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में क्या लिखा जा रहा है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी ऑक्टेट रूल बेसिकली है क्या? स्टूडेंट्स, ऑक्टेट रूल इज़ बेसिकली कह लें कि डिस्क्रिप्शन ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि क्या ये ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन है। तो डेफिनेटली ऑक्टेट रूल है किसी भी एटम को अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो, बल्कि कोई भी एटम जिसके उसमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स हों और 8 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कोशिश करे, तो हम उसको कहेंगे कि अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 5वां क्वेश्चन किया जा रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स रिजल्ट्स इन। अगर एक एटम से ट्रांसफ़र हो गया इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में, यानी अगर एक ए एटम है और बी एटम है, इलेक्ट्रॉन ए से बी में आ गया है, जैसे लेट्स से दैट सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है क्लोरीन में, तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। सो बी इज़ द राइट आंसर। मेटालिक बॉन्डिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूक्लियस के दरमियान रहते हैं और शेयर्ड रहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में 2 न्यूक्लियस के दरमियान इलेक्ट्रॉन तो रहते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम में प्रोवाइड किए होते हैं। सो आयोनिक बॉन्डिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंबाइंस विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अ टाइप ऑफ बॉन्ड इज। तो ये हमारे पास सोडियम बेसिकली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों के मिलने से हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। सो आयनिक कंपाउंड ही इसका आंसर होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, और इसके अलावा और भी बहुत से आयनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, आई डोंट नो, बहुत से होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड ही होते हैं वो, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड नहीं होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड बर्नेबल कंपाउंड होते हैं अमूमन। पोलर कोवलेंट फिर कोवलेंट की टाइप आ जाती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी कोवलेंट की टाइप में आते हैं। उसके बाद 7वां सवाल किया जा रहा है
कि अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स, एक बॉन्ड बन गया बिटवीन टू नॉन मेटल्स इज एक्सपेक्टेड टू बी, यानी अगर दो नॉन मेटल्स के दरमियान अगर बॉन्ड बन गया तो क्या होगा वो। तो स्टूडेंट्स याद रखो, नॉन मेटल्स के दरमियान हमेशा जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा तो दैट इज कॉल्ड दी आयोनिक बॉन्ड। मोस्टली मेटल और मेटल के दरमियान, जैसे आयरन है और बहुत से आयरन इकट्ठे रह रहे हैं, मेटालिक बॉन्डिंग होगी इसमें। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी नॉन मेटल और मेटल के दरमियान ही होगा, लेकिन चूंकि क्रीतरीन एग्जाम्पल इसकी जो है वो कोवलेंट है तो मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट पर टिक नहीं लगाऊंगा। बहरहाल ऑप्शन को ये देना नहीं चाहिए था, बल्कि क्योंकि नॉन मेटल्स कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने में भी कामयाब रहते हैं। बहरहाल कोवलेंट बॉन्ड ही एक ज़्यादा सूटेबल आंसर होगा। उसके बाद पूछा जा रहा है कि अ बॉन्ड पेयर इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजुअली हैज़, अगर बॉन्ड पेयर है और कोवेलेंट मॉलिक्यूल में तो यूजुअली क्या होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि जो बॉन्ड पेयर होता है किसी भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में वो हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स रखता है। जैसे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान अगर दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है। सो टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें और उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो समटाइम्स बॉन्ड पेयर ज़्यादा भी होते हैं, यानी एक एटम 2 से 3 बॉन्ड पेयर्स बना सकते हैं। बहरहाल आप मेरी वीडियो देखें, लेक्चर देखें, उसके अंदर मैंने तफसीलन बताया हुआ है कि बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर्स क्या होते हैं, और इसका आइडिया प्रॉपरली दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट डायरेक्शनल इन इट्स बॉन्डिंग। तो याद रखो, कोवलेंट जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, ये मीथेन कोवलेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कोवलेंट है, उसके अलावा हमारे पास वाटर भी कोवलेंट कंपाउंड है, तो ये सारे डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमाइड एक आयनिक कंपाउंड है। सो दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। उसके बाद सवाल किया जा रहा है जी, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो, अगर हमारे पास एक ग्लास है और ये पानी है और ऊपर अगर आइस तैर रही है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आइस की डेंसिटी जो है वो कम है और पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो आइस इज़ डेंसर देन वाटर, आइस इज क्रिस्टलाइन इन नेचर, वाटर इज डेंसर देन आइस, ये बात सही है। वाटर इज डेंसर देन आइस, क्योंकि कम डेंसिटी जिसकी होती है वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे होगा। आप देखते हो जैसे समंदर है, उसमें आप सुई फेंकते हो, सुई छोटी सी जो कपड़े सीने वाली सुई होती है वो डूब जाती है। एक तना फेंकते हो, एक बहुत बड़ा दरख्त का तना, वो तैरता रहता है। रीज़न यही है कि सुई की डेंसिटी ज़्यादा है और पानी की कम है, इसलिए सुई डूब गई। जबकि तना, इसकी डेंसिटी कम है, पानी की ज़्यादा है, इसलिए तना ऊपर तैरता रहा। डेंसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेंसिटी के बारे में स्टडी करो, डेंसिटी इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडेबल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट। बहरहाल सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व्स दी, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड में होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्योंकि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आयनिक बॉन्डिंग में होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डोनेशन हुई तो एक्सेप्शन हुई तो आयनिक बॉन्ड में हो रही थी। रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स करीब आते हैं, आपस में बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, दूर हो जाते हैं, तो रिपल्शन तो उसको कहेंगे ना कि दूर होना एक दूसरे से। बट शेयरिंग होती है तो फिर होता है बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। इट्स नॉट द जेम्स बॉन्ड बट इट्स द कोवलेंट बॉन्ड। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन किया जा रहा है कि हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 मॉलिक्यूल्स हैव। स्टूडेंट्स इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, एक कार्बन है, फिर ये दूसरा कार्बन है और इनके दरमियान बन गया है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, और फिर ये हाइड्रोजन है और फिर ये हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड एसीटाइलिन। इसको आप ईथाइन के नाम से भी याद कर सकते हो, ठीक है, ईथाइन। सो स्टूडेंट्स देखो, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5 कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड हो गए। सो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ओके, सो हियर वी हैव द पेज, इस पे आप देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स डज C2H2 हैव, ठीक है, तो कितने हो गए, 5। सो वी हैव डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका आप कंडेंस फॉर्मूला लिखोगे ना, तो दैट इज गोइंग टू बी C2H2, राइट। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज नॉट, ओके सॉरी, first of all we will move towards the 13th one, right, 13th one. Triple covalent bond involves how many electrons? स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो इसके दरमियान अगर हम लेट्स से दैट 2 डॉट्स लगा देते हैं, इसे हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर मैं कहूँ ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान हम
टोटल डॉट्स की तादाद 4 कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डबल कोवलेंट बॉन्ड। और ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसके दरमियान हम अगर लेट्स से दैट डॉट्स की तादाद जो है वो कर देते हैं तकरीबन 3, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये आया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो टोटल आपको कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर 6 पर जो है वो टिक लगाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा था जी, विच पेयर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैज द सेम टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स याद रखो ऑक्सीजन और HCl, ये है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, दैट डबल कोवलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ बॉन्ड, दैट इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फिर पूछा जा रहा है जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, डेफिनेटली ऑक्सीजन का तो डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन का होगा नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ये लॉन पेयर्स भी होते हैं नाइट्रोजन के पास। उसके बाद पूछा जा रहा है ऑक्सीजन का और ईथीन का, राइट। ऑक्सीजन का ये वैसे मैं बता दिया आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें। ईथीन लिखा हुआ है C2H4, ठीक है, कार्बन के साथ कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और फिर ये इस तरह हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, ठीक है। सो दैट मेक्स द आइडिया ईथीन। और इथीन में होता है जनाब डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन में भी डबल बॉन्ड, ये पेयर डबल बॉन्ड तो रख रहा है वैसे, राइट। ऑक्सीजन और एसिटाइलिन, ऑक्सीजन में तो आपको बताया डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, एसिटाइलिन में अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सो क्लोजेस्ट आंसर ऑक्सीजन एंड ईथीन। तो इसको ऑक्सीजन को और ईथीन को आप नॉमिनेट करोगे, ऑक्सीजन और ईथीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है 15th वन कि आइडेंटिफाई अ कंपाउंड विच इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ऐसा कंपाउंड देखो जो पानी में हल नहीं होता। आयनिक कंपाउंड सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो जाता है, पोटाशियम ब्रोमाइड आयनिक कंपाउंड है पानी में हल हो जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है पानी में हल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बेंजीन, ठीक है। बेंजीन ये पानी में हल नहीं होता, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसलिए हल नहीं होता। और कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट कंपाउंड अमूमन पानी में हल नहीं होते, सारे नहीं लेकिन थोड़े बहुत, मोस्टली पानी में हल नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत ऐसे भी हैं जो हल हो भी जाते हैं। पर कोवलेंट कंपाउंड है ये बेंजीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड है पानी में हल नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। BF3 आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और इसके अलावा हाइड्रोजन आयन पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, सो दैट्स वाई। और वहाँ पे उन्होंने टेस्ट सेल्फ के अंदर क्वेश्चन भी किया हुआ है कि वाई BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल क्यों है, तो वहाँ पे इसका जवाब भी मौजूद है। उसके बाद आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दोनों पोलर कौन से हैं, यानी ऑक्सीजन क्लोरीन दोनों नॉन पोलर हैं, वाटर नाइट्रोजन पानी पोलर है लेकिन नाइट्रोजन नॉन पोलर है, वाटर एंड एसिटाइलिन ये पानी पोलर है, एसिटाइलिन ऑर्गेनिक है और नॉन पोलर है, वाटर एंड HCl भी पोलर है और वाटर भी पोलर है। तो उन्होंने पूछा था विच पेयर हैज पोलर, तो ये पेयर पोलर है, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्टूडेंट्स फिर क्वेश्चन किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग्स द एटम्स। तो वीकेस्ट फोर्स हमेशा इंटरमोलेकुलर फोर्स है, एटम्स के दरमियान हो, बल्कि एटम्स का पूछा जा रहा है ना, इंटरमोलेकुलर फोर्स तो बिटवीन मॉलिक्यूल्स होती है, तो एटम्स के दरमियान वीकेस्ट फोर्स जो है वो कोवेलेंट फोर्स है, ठीक है। तो कोवेलेंट फोर्स इज गोइंग टू बी द आंसर। इवन इंटरमोलिकुलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वीकेस्ट फोर्स होती है, तो इसको ना कंसिडर करो, ठीक है। इन आयनिक फोर्स, मेटालिक फोर्स, कोवेलेंट फोर्स, आयनिक फोर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है और मेटालिक भी। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो, होप सो पसंद आई होगी। अगर यस तो सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल के साथ रहें। डिस्क्रिप्शन में बहुत सी वीडियो के लिंक्स मौजूद हैं, बहुत सी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा।